नमस्कार दोस्तों। आज का स्पेशल टॉपिक है लोकायुक्त से संबंधित है। तो आपको इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं। वो आपसे लोकायुक्त और लोकपाल से कंपेयर करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि लोकायुक्त ने रेड मारी है और जो बीजेपी का जो एमएलए के जो सन है उनके ऊपर 8 करोड़ के आसपास पैसे मिले, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और उनको 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। ये मामले हमको देखने को मिलते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले देखने को मिलते हैं। ये मामले हमको इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक हमको गठजोड़ देखने को मिलता है, और जब तक प्रशासनिक प्रश्रय और राजनीतिक साथ आपस में ना हो तब तक भ्रष्टाचार संभव नहीं है। दोनों आपस में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर प्रशासनिक अधिकारी आपस में मिले हुए होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं, आपने कई केस देखे भी हैं। हाल ही में कुछ नए केसेस हुए हैं, हाल ही में बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। ये ब्लैक मनी के तौर पे हमको देखते हैं। और इतना पैसा आता कहां से है ये हमको समझना चाहिए। क्या हम केवल प्रशासन में, केवल या फिर राजनीतिक में हम कल्याण या सेवा भाव की जाते हैं, लोग अपनी ही सेवा करने लगते हैं? तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमको अभी पढ़ना है कि लोकायुक्त से संबंधित हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये तो केवल न्यूज हो गई कि कर्नाटका में एमएलए के जो पुत्र हैं उनके ऊपर 8 करोड़ रुपए मिले और लोकायुक्त ने रेड मारी, उनको 14 दिन की हिरासत में, कस्टडी में रखा गया। ठीक है, दो कस्टडी इसमें हमको देखने को मिलती है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक एक होती है आपकी जुडिशियल कस्टडी, एक होती है आपकी पुलिस कस्टडी। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग रखे जाओगे आप जेल में, और पुलिस कस्टडी मतलब कि आप पुलिस थाने की किसी लॉकअप में रखे जाओगे, हो सकता है आप जेल में भी जा सकते हो। कस्टडी से संबंधित, अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय रहता है, तो कस्टडी और रूल से संबंधित अपने अपने राज्यों के अपने अपने लॉ रहते हैं। तो इसमें पूरे भारत में इंफॉर्मेटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ये स्टेटमेंट था और एक जुडिशियल पुलिस कस्टडी से संबंधित स्टेटमेंट था। अगर आपको कॉमन सेंस वहां पे लगाते तो आप इजिली उसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो कस्टडी हमने ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ा है, हम इसको फिर कभी पढ़ेंगे कस्टडी से संबंधित। ठीक है, बेसिकली हमने कस्टडी समय प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें भी पढ़ा है, इस बात को देखेंगे। तो अभी हमको पढ़ने की आवश्यकता है लोकायुक्त क्या है, और इससे संबंधित जो लोकपाल है वो भी पढ़ेंगे। पहले आप लोकायुक्त पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल और जो 2013 का एक्ट है लोकपाल और लोकायुक्त वाला, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न और इन दोनों को कंपेरिजन करके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लोकायुक्त का जो शब्द है, इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट्स 1809 में स्वीडन में ऑफिशियली रूप से हमको देखने को मिला। फिर आपको 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे में हमको इन्होंने अडॉप्ट किया लोकायुक्त को। एक अम्बड्समैन होता है, मतलब कि लोगों की शिकायतों का क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मतलब की कंप्लेंट रहती हैं उनको क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। करप्शन पे को कम करने की दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर 1967 में एक रिपोर्ट आई, वेट रिपोर्ट 1967, ग्रेट ब्रिटेन में रिपोर्ट आई, इन्होंने अम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया इस रिपोर्ट के आधार पर। तो इस रिपोर्ट का नाम पे आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। इंडिया में फर्स्ट प्रपोज किया गया अशोक कुमार सेन, जो कि लॉ मिनिस्टर थे 1960 में। इन्होंने कहा कि हमारे देश में अम्बड्समैन होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे देश में लोगों की शिकायत को कम करने की दिशा में एक संस्था होनी चाहिए, जिसका नाम उन्होंने कहा अम्बड्समैन। तो अम्बड्समैन जो नाम था स्वीडन में सबसे पहले आया, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने अर्ली 1960 में अम्बड्समैन शब्द का उपयोग किया और कहा कि हमारे देश में इस प्रकार का एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो करप्शन से संबंधित हमको चीजें देखने को मिलती हैं वो हमको कम देखने को मिले। दूसरा, जो लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित टर्म है वो कॉइन किया गया डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा।
इस बात को भी आप याद रखेंगे। फिर 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन बना, मतलब कि एडीआर एआरडी एआरसी बना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, मतलब कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना। इन्होंने कहा कि हमारे देश में टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टू इंडिपेंडेंट, मतलब कि दो स्वतंत्र अथॉरिटी होनी चाहिए। एक सेंट्रल लेवल पे होगी, एक स्टेट लेवल पे होगी। और जो पब्लिक फंक्शनरी हैं, पब्लिक फंक्शनरी मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी जो पब्लिक संस्थाएं हैं, पब्लिक जो जैसे लोकल, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, और भी जो पब्लिक संस्थाएं हैं, इसमें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ऐड कर दो। इनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट आएंगी वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है वो इन कंप्लेंट को देखेंगे। ठीक है, इस बात को समझा आपने। दूसरा, 2002 में एक कमीशन बनाया संविधान की समीक्षा करने के लिए। उसके जो अध्यक्ष थे एम एन वेंकट चलैया थे। इन्होंने संविधान के सुधार के संबंध में कुछ शिकायतें, मतलब कि कुछ सुझाव दिए। इन्होंने भी कहा कि आप अगर लोकपाल और लोकायुक्त तो हमारे यहाँ लेके आओगे तो प्रधानमंत्री को इस अथॉरिटी से अलग होना चाहिए, मतलब कि इस अथॉरिटी के एम्बिट से बाहर रखना चाहिए, उनके ऊपर इस अथॉरिटी को कोई लगाम नहीं लगनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2005 में एक नया कमीशन बना, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको चेयर किया गया वीरप्पा मोइली के द्वारा। और इन्होंने कहा कि लोकपाल को आप इस्टेब्लिश करो, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, विदाउट डिले आप लोकपाल को इस्टेब्लिश करो, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो यहां तक हमने समझा। फिर आपको याद होगा कि अन्ना हजारे आंदोलन चला 2011 में, और उन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट लेके आओ, इसको संवैधानिक दर्जा दो। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा देने के दौरान 2000 सरकार में जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने एक एक्ट पारित करवा दिया, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। इन्होंने कहा कि यूनियन लेवल पर हम लोकपाल स्टैब्लिश करेंगे और स्टेट लेवल पे हम लोकायुक्त को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस संबंध में बात की। अब इससे पहले कुछ स्टेटों ने लोकायुक्त ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखा था। ठीक है, तो जिन्होंने पहले ऑलरेडी स्टेब्लिश कर रखा था उनको स्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं थी। लोकपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री भी एम्बिट में आ गए, मतलब कि इसकी अथॉरिटी के अंदर आ गए। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई कि अगर ये कंडीशन होंगी तो प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को उन्होंने समझा। तो जो लोकायुक्त रहता, अभी लोकपाल को हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जो लोकायुक्त से संबंधित जो पहला इंस्टीट्यूशन जो स्टेट में बना, महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसको 1971 में स्टेब्लिश किया गया लोकायुक्त में, इस बात को याद रखेंगे। और इससे संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, मतलब कि एक संविधानिक संस्था नहीं है, ना ही संवैधानिक है, ना ही संविधिक है, ना और संविधानेतर संस्था इन्होंने बनाई। कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है ये। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इसका मतलब संविधान में से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इस बात को उन्होंने कहा। अम्बुड्समैन रहता है, वो करप्शन से संबंधित जो भी एलिगेशन रहती हैं, सर्टेन जो पब्लिक फंक्शनरी रहती हैं, रिलेटेड मैटर रहते हैं, उससे क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। अभी हमारे देश में 2013 तक बात करें तो 21 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि दिल्ली में केवल लोकायुक्त अभी संस्था है, मतलब कि संपूर्ण भारत में लोकायुक्त अभी स्टेब्लिश नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2018 तक क्या, मतलब कि अभी तक अभी 21 स्टेट और 1 यूटी में अभी लोकायुक्त है, मतलब कि बाकी अदर स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी लोकायुक्त हमको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकायुक्त से संबंधित जो स्टेट है उनके ऊपर इन्फॉर्म लॉ नहीं है, मतलब क्या नहीं है, लॉ नहीं है। तो इन्होंने 2013 वाले एक्ट को अगर इंप्लीमेंट कर दें तो इन्फॉर्म लॉ बन जाएगा, तो हमारे पूरे देश में क्या हो जाएंगे, लोकायुक्त से संबंधित संस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। लोकायुक्त हम इससे हमारी चीजें देखने को मिलती हैं। लोकायुक्त को और उप लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं स्टेट के। और इसको कंस्टेंट, इस मतलब कि कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर, इनको मतलब कि, और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं उनको कंसल्ट करने के बाद गवर्नर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को नियुक्त करते हैं। ठीक है, इस बात को हमने समझा। अब इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है।
प्रेजेंटली, और इसको जब नियुक्त करेगा तो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, गवर्नर को ही करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि इनकी जो रिकमेंडेशन रहती है लोकायुक्त की, ओनली एडवाइजरी नेचर की रहती हैं, मतलब कि बाइंडिंग नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट का मन है इनकी मतलब की रिकमेंडेशन को माने या ना माने। तो इससे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेटों वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया कि सरकार इनकी जो रिकमेंडेशन है उनको मानते नहीं है, तो भ्रष्टाचार पे जो लगाम है वो कैसे लगेगी, भ्रष्टाचार कम कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो लोकायुक्त से संबंधित हमारे यही प्रावधान थे, इसको आपको पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। अब हम पढ़ लेते हैं लोकपाल। तो जो 2013 का एक्ट है उसमें लोकपाल से संबंधित क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। लोकपाल मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें आपको एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। चेयरपर्सन होगा जो लोकपाल होगा, उसको मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जिसकी क्या हो, इंटीग्रिटी हो, एबिलिटी हो और स्पेशल नॉलेज हो, और मिनिमम उसके पास क्या हो, 25 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। एंटी करप्शन पॉलिसी से संबंधित, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, विजिलेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, मैनेजमेंट से संबंधित अगर उसके पास 25 साल से संबंधित क्या होगी, एक्सपर्टी होगी, तो वो क्या बन जाएगा, चेयरपर्सन लोकपाल का बन जाएगा। ठीक है, आप भी बन सकते हो 25 साल बाद। जो 8 मेंबर होंगे उसमें से जो कहां से होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, और 50% मेंबर आपको देखने को मिलेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विमेन से आपको देखने को मिलेंगे। लोकपाल जो जुडिशियल मेंबर होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल का बन सकता है। दूसरी बात है इसका टर्म ऑफ ऑफिस, याद करें तो इसका 5 ईयर या फिर 70 साल के आसपास, जो भी पहले कंप्लीट होगा वो तब तक वो रहेगा। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे और स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा। मतलब कि 1 2 3 4 5% की कमेटी बनेगी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, लोकपाल को नियुक्त करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चर्चा में था इसलिए हमने पढ़ लिया। अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है लाइक शेयर जरूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच।